बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज भी हमारे बड़े डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, आपके सामने लेकर आए। आपके मसाइल का ही हल हमारे पास होता है, जिसमें हम आप ही के मसलों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिससे कोई ना कोई ऐसा हल आप अपनी ज़िंदगी में जो है इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि हर घर का मसला अलग होता है, हर घर की कहानी अलग होती है। मैं आपको बताऊँ, जैसे एक कैरेक्टर हूँ मैं, सपोज़ मेरे कोई मेहमान आ रहे हैं, वो आप एक कैरेक्टर हैं। हर एक इंसान की एक ज़िंदगी होती है, वो ज़िंदगी बिल्कुल उस तरीके से चल रही होती है जैसे एक ड्रामे में आप देख रहे होते हैं, एक फिल्म में देख रहे होते हैं। एक किरदार है, एक हीरो है, हीरोइन है, कोई भी, तो उस किरदार का जो हीरो होता है या जो हीरोइन होती है वो आप होते हैं। जो मेन टाइटल होता है वो आपका, अपनी स्टोरी का खुद हीरो हीरोइन आप अपने होते हैं। उसके साथ आपके बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो अटैच कर दिए जाते हैं आपके साथ, और वो किरदार होते हैं। ज़रूरी नहीं है उन किरदारों को कोई आप नाम दें, कोई शक्ल दें, वो कोई भी हो सकते हैं किसी भी तरीके से। और उनका नाम देना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेन कैरेक्टर, मेन कहानी आपकी। अब उस कहानी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें जब आगे ज़िंदगी में बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है, तो फिर उनकी शादियाँ होती हैं। और वो जब शादियाँ होती हैं, वो जो मोहब्बतें होती हैं, वो जो घर गृहस्थी होती है, वो जो ख्वाब देखा होता है एक लड़की ने और एक लड़के ने, और दोनों शादी के बाद फिर एक दूसरे के साथ जब ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, उस कहानी में दो लोग जुड़ जाते हैं। पहले तो कहानी अलग अलग जा रही है ना, फिर वो जब शादी के बाद कहानी एक हो जाती है, जुड़ जाती है, तो कहानियाँ जो हैं अमूमन अच्छे अख्तिताम तक नहीं पहुँचती हैं, वो उससे पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। तो वो जो दी एंड है वो पहले क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग स्पेस नहीं देते सामने वाले को, अपने पार्टनर को। वी डोंट गिव स्पेस। अब वो स्पेस क्या होती है? मतलब मियाँ बीवी के रिश्ते के बीच में जो स्पेस की बात मैं वो करी, वो क्या स्पेस है? तो आज हम जानते हैं इस बारे में। हमारे पास डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद हैं, और ये जो है साइकोलॉजिस्ट भी हैं और ये थेरेपिस्ट हैं। जिस तरह से कपल थेरेपी करती हैं, मैं आपको क्या बताऊं, जिस तरह से रिलेशनशिप्स के लिए ये काम करती हैं, और इनके बड़े कामयाब रिजल्ट्स हैं कि काफ़ी घर बचा चुकी हैं। तो आज हम बात करते हैं इनसे, डॉक्टर ताहिरा रुबाब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत? अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू। मुझे लगता है ये जो आवाम है इनको आपकी बात बड़ी समझ आती है, लोग बड़ा सुनते हैं। अच्छा। इतनी हॉट डिमांड है आपकी, आपको ये बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा, मैं आपको बताऊँ। तो दैट इज़ व्हाई मे बी आपके क्लाइंटेल बहुत हैं, है ना जी? हाँ, क्लाइंटेल तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा क्लिनिक बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि आप समझाती है अच्छी तरीके से, तो मैं चाहूँगी ज़रा और जितने देखने वाले फैंस हैं उनको समझाएं कि ये प्राइवेसी होती क्या है मियाँ बीवी के बीच में। व्हाट इज़ प्राइवेसी? फिज़ा, हम सब की प्राइवेसी एक होती है, एक पर्सनल हमारा बाउंड्री होता है। और अगर आप सर्कल्स में चीज़ों को समझे ना, लेकिन एक मैं हूँ, मेरे इर्द गिर्द मेरा अपना एक सर्कल है जिसमें आर्म्स लेंथ के ऊपर उससे आगे चीज़ें शुरू होती हैं। यानी इस आर्म्स लेंथ का जो सर्कल है, इसमें सिर्फ मैं हूँ, मेरी ज़ात है, मेरी चीज़ें हैं, मेरा लोगों के साथ किस तरह से, मेरे सिर्फ मैं हूँ। उसके बाहर वाला जो एक सर्कल है उसमें मेरे घर वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। उससे जो तीसरा सर्कल है उसमें मेरे रिलेटिव्स हैं। ये हमारी बाउंड्री लाइंस जिसको हम कहते हैं ना, ये एक्चुअली इस तरह से होनी चाहिए और होती हैं, मगर हम उसको ख़राब कर देते हैं। प्रायोरिटाइज जो है वो उस बाउंड्री लाइन में किस चीज़ को करना है, किस रिश्ते को करना है? एज पर योर रिलेशनशिप। मसलन ऐसे कौन से लोग हैं जो कि आपकी आर्म्स लेंथ के ऊपर हो सकते हैं? मसलन आपके पहले सर्कल में आ सकते हैं जिसमें आपकी फैमिली, आपका स्पाउस है, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स हैं, और आपके बहन भाई हैं और फ्रेंड्स। दूसरे सर्कल में वो जो एक्सटेंडेड फैमिली आपकी होती है, मे बी आपके चचा मामा ताया सारे जो हैं। एंड देन उसके बाद एक और सर्कल है जिसमें आपके कॉलीग्स हैं और दूर के सारे मिलने जुलने वाले हैं। अब बेसिकली हम करते हैं क्या है कि जो मैंने कहा ना कि मेरी अपनी एक बाउंड्री है, मैं बीच में मैं खड़ी हूँ और मेरे इर्द गिर्द एक सर्कल है। उस सर्कल में जो स्पेस है वो मेरा स्पेस है, जिसमें मैं अपनी मर्जी से सोचती हूँ, अपनी मर्जी से जो मुझे पसंद आता है वो मैं करती हूँ, जो नहीं आता मैं नहीं करती। इंडिपेंडेंसी, यस, वो मेरी पर्सनल स्पेस है, और वो हर इंसान की होनी भी चाहिए और होती भी है। मगर वो ख़राब कब हो जाती है? जब हम अपनी उस वो जो पहले वाला सर्कल हमने अपने इर्द गिर्द बनाया, जो बच्चों का है, शौहर का है, माँ का है, ये वाले एग्जैक्टली उस दायरे को हम अपने तक यहाँ तक ले आते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें उस रिश्ते में भी स्पेस चाहिए। यस, हमें हर रिश्ते में स्पेस चाहिए, हर रिश्ते में स्पेस चाहिए। हमें लगता था कि मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई स्पेस नहीं होती। वाली भी बात सुनने को हर यहाँ तक नहीं लाना हमें। एग्जैक्टली, स्पेस आपको चाहिए, और स्पेस जो है वो आपकी अपनी प्राइवेसी भी होती है साथ में। अब स्पेस जो है बेसिकली वो ये है कि कोई एक टाइम हो सकता है कि जब हस्बैंड का ना दिल कर रहा हो कि जी वो आपके साथ ही चिमट के बैठे, या उसका ना दिल कर रहा हो कि वो आपकी ही बातों को जो है वो अटेंड करे, या कभी एक टाइम हो सकता है जब बीवी को अपना थोड़ा सा मी टाइम जिसको हम कहते हैं, इन अदर वर्ड्स मी टाइम एंड मी,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मी टाइम जो बेसिकली है वो आपको हेल्प करता है टू रिकंस्ट्रक्ट योर सेल्फ। वो जो छोटे छोटे सारे दिन के ताने तशने, इधर उधर से अच्छी बुरी चीज़ें, ऑफिस में डांट, हस्बैंड का मुंह ना लगाना और ये चीज़ें आती हैं, आप उसको उस मी टाइम में रिकवर करते हैं। और वो मी टाइम हस्बैंड को भी चाहिए होता है, बीवी को भी चाहिए होता है, बच्चे को भी चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। और उस मी टाइम में सिर्फ मैं हूँ और मेरी ज़ात है, बस। उसमें हम किसी के बारे में नहीं सोच रहे, हम अपने मामला के बारे में सोचेंगे। खाना पकाना है वो नहीं सोच हम रहे, अपने बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, चाहे अब उसमें अच्छा, अब हम अपने बारे में सपोज सोच रहे हैं। आई जस्ट वांट टू टेक एग्जांपल लाइक, ताकि लोगों को समझ आए कि अब वो जो मेरा मी टाइम है उसमें मैं ये सोच रही हूँ उसमें कि मैं वो कल कर रही मैं बाहर जाऊंगी तो मैं ये खाऊंगी और इस स्पॉट पे जाऊंगी, मैंने मे बी इसी मी टाइम में मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं अपनी पसंद का कोई, सिर्फ उस वक्त मैं अपना पसंद का कोई ड्रामा देख रही हूँ, मैं अपनी पसंद की चाय पी रही हूँ, मैं अपनी पसंद की कॉफी पी रही हूँ, मैं अपने आप के किसी साथ का काम नहीं कर रही, या किसी के दुखड़े नहीं सुन रही, कुछ भी, या किसी का डिप्रेशन नहीं पाल रही अपने सर पे, या किसी को जबरदस्ती का टाइम नहीं दे रही कि वो अकेला बैठा, उसको कंपनी दे दो, उसको कंपनी दे दूं, यार वो क्या सोचेगा, उससे बात कर लूं, उसको बुरा ना लग जाए। अब मी टाइम से होगा क्या? चलो ये तो मी टाइम समझ आ गया। मैंने अभी कहा कि मी टाइम से होगा ये कि जो सारा दिन का आपका एक ड्यूटीज से भरा हुआ दिन होता है ना, जब आप उस दिन को ओवर करते हैं तो फिर आप अपने एक कंफर्ट जोन में आते हैं जहाँ पे आप अपने आप को हग करते हैं। दैट्स योर सेफर स्पेस एक्चुअली, कि ओके इट्स ओवर नाउ, टुडे इज फिनिश्ड, सारी चीज़ों के साथ, जिसमें आप ये भी कह सकते हो कि आप अपना एहतसाब करने बैठते हो। अच्छा, भले हम सो जाएं, वो भी मी टाइम में आएगा। एग्जैक्टली, मेरा उस वक्त दिल कर रहा है सोने को, मेरा उस वक्त दिल कर रहा है कुछ खाने को, अपनी मर्जी का, अपनी दिल का खाने को, जो मैं चाहूँ वो करने को मेरा दिल कर रहा है। अच्छा, अगर मी टाइम में यही दिल कर रहा है कि मियाँ साथ बैठा रहे, हाथ में हाथ पकड़ के बस, और बस बातें करता रहे, देखता रहे, तो ये भी चलेगा? मी टाइम का मतलब है कि मेरा टाइम, उसमें मियाँ शामिल ही नहीं है। मियाँ तुम जाओ यार, नहीं मियाँ, अच्छा, और मियाँ के टाइम में मियाँ को भी शामिल नहीं है, ये मियाँ को भी चाहिए बेसिकली। अच्छा। ये चाहिए हमें इसलिए होता है फिजा कि हमारी जो बाकी सारे दिन के चीजें चल रही होती है ना, उनसे हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलग करके जस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट, यानी अपना वो जो डैमेज में भी सारे दिन में बड़ी डांट पड़ी हो, कोई अच्छा बुरा हुआ हो, अच्छी चीजें भी हुई होंगी, हम उनको एंजॉय कर सकें और उनको रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, उनके साथ हील कर सकें। क्या बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। अच्छा, अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी ना, हम लोग 8 भाई बहन थे, मेरी अम्मी भाइयों को कहती थी कि तुम लोगों को अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, आप इसके बारे में बेहतर बता सकती हैं। अम्मी कहती थी अगर बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए आपस में मियाँ बीवी का, तो अपने मियाँ को बोला करो कि जाए दोस्तों में बैठे, अपने दोस्त बनाए, उनमें घूमे फिरे, और भले फजूल बातों पे तालियां मार मार के हंसे, फजूलियात करे, अजीब सी बातें करे, ऐवी लफंटरी की बातें करे जिसमें कोई मकसद, कोई गेन कुछ नहीं है, मगर वो सब कुछ करके आएगा, अपना सारा कतारसिस निकाल कर आएगा, जो जब तुम्हारे पास आएगा तो बड़ा फ्रेश आएगा, बड़ा न्यू आएगा, बड़ा खुश होगा। अब इसमें क्या लॉजिक है, खैर इसके बाद, ब्रेक के बाद हम सुनते हैं रुबाब से। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और हम इसी सवाल से जवाब लेंगे कि ये जो है कि पहले अपने दोस्तों में जो है वो लड़का जाए, पेरेंट्स कुछ ऐसे कहते हैं कि जाए, घूमे फिरे, लथार्जिक जो अपनी है वो टेंशन है जो है वो सब कुछ कतारसिस निकाल के, और उसके बाद जब बीवी के पास आएगा तो बड़ा फ्रेश, बड़ा न्यू आएगा। तो इज़ दैट ट्रू? ये बिल्कुल ट्रू है, एंड इट्स नॉट ओनली ट्रू फॉर द मैन, इट्स ट्रू फॉर द वुमन एज वेल। ये औरत के लिए भी इतना तो लड़कों को अपने दोस्त वगैरह बनाने चाहिए, उनमें घूमना चाहिए, फ्रेंड्स टाइम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और लड़कियों का खास तौर पे होना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लड़कियों की फ्रेंड्स खत्म हो जाती हैं, लड़कों के फ्रेंड्स फिर भी ख़त्म उनके भी बेचारों के हो जाते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी रह जाती है। सो ये फ्रेंड्स का होना जो है, दैट इज़ कि जहाँ पे आप कैथारसिस करते हैं, जहाँ पे आपको हर वो बुरी चीज़ जो आपको लग रही होती है वहाँ निकालते हैं, और ये निकालना ही एक्चुअली वेंट आउट करना ही बहुत ज़रूरी है। अच्छा, औरतों के पास तो मोस्टली हमारे माशरे में आपको पता है बड़े कम फ्रेंड्स होते हैं, और लड़कियों के तो होते ही कोई नहीं है, ना बाहर जाती हैं, शादी वादी हो जाए तो घर की गृहस्थियों में बहुत बिजी हो जाती है, तो वो किधर जाके कैथारसिस अपना है, अम्मा बहनें दोस्तें होती हैं ना, अब तो होती हैं, लड़कियों की कॉलीग्स होती हैं, अब लड़कियों की दोस्तें होती हैं जिनके साथ वो यूनिवर्सिटी पढ़ी हैं, बहनें होती हैं, उनकी वो अच्छी कज़न्स जिनके साथ उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनसे बात की जा सकती है, उनके साथ टाइम गुजारा जा सकता है। जो औरतों का ख़ास तौर पर मैं, जिस पे अक्सर आदमियों को बड़ा एतराज़ होता है कि जी औरतें अपने घर में फ़ोन पे बात क्यों करती रहती हैं, या अपने घर क्यों जाती हैं। अक्सर औरतों पे ये पाबंदी होती है कि वो अपने मेके भी नहीं जा सकती ईजीली, बड़े मिन्नतें तरले करने के बाद जो इनको कुछ परमिशन मिलती है कि जी आप चले जाएं।
वो मेके जाना और मेके वालों से बात करना औरत के लिए इतना ज़रूरी है उसकी ज़हनी सेहत के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी, वो औरत के लिए एक ऐसा आप समझें कि मेडिटेशन का काम करता है कि जब वो अपनी माँ से मिलती है, अपने बहन भाइयों से मिलती है, क्योंकि वो उसका सेफेस्ट प्लेस होता है। तो वो जब घर वापस आती है तो वो भी एक न्यू वाइफ होती है। एग्जैक्टली, बहुत बेहतर, पॉजिटिव, सारी चीजें पीछे खत्म। तो जाने देना चाहिए, आपका बिल्कुल जाने देना चाहिए, और जरूर जाने देना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि अच्छा हफ्ता हो गया तुम गई नहीं, चली जाओ। वाह, ये तो आपने ऐसी ट्रीटमेंट बता दी, मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान इस पे लग जाएगा। जरूर जाना चाहिए, और इसके ऊपर एतराज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो उसमें एनर्जी रहे, उसमें पॉजिटिविटी रहे, तो मेक हर गो टू हर पेरेंट्स, उनसे मिले, अपनी बहनों से मिले। जब उनसे वो मिलेगी तो वहाँ पे सारा कैथारसिस हो जाएगा। लेट्स से फिज़ा देखें, जब आप ससुराल में होते हैं ना, क्या ससुराल बहुत अच्छा होता है, मैं ससुराल की बुराई नहीं कर रही, मगर ससुराल ने अपनी बहू को एक रेडार में रखा होता है, विच इज़ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम अपनी बहू को अपनी बेटी के तौर पे नहीं ट्रीट करते। उसमें स्पेस पॉइंट कोई नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं, आपने हर वक्त उस पर नजर रखी हुई है, उसकी छोटी छोटी गलती को आप देखते हैं, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एक पूरा अंबार दिया हुआ है। नजर रखने से भी स्पेस खत्म हो जाता है। बिल्कुल होता है। आप देखें, आपके खाने पीने, उठने बैठने, हर चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। आप कब उठ रही हैं, कब सो रही हैं। बेटी आपकी सोती रहेगी, नो प्रॉब्लम, बहू आपकी सो जाएगी तो प्रॉब्लम है। बहू की रोटियां जरूर गिनी जाती है, हर चीज नहीं अच्छा खासा खाती है। आप ये देखो कि बहू जो है वो लेट नाइट तक भी किचन में काम करती रहे, खड़ी रहेगी, दैट इज नॉट कंसिडर्ड। लेकिन बेटी कर रही हो तो बहू अगर बाहर से कोई मील ऑर्डर कर दे लेट नाइट, कोई मिडनाइट मील, तो ये क्या था, ये क्या था एग्जैक्टली, क्या तरीके हैं। बिल्कुल, ये घरों में बहुत ज्यादा जाएगा। हाँ, और आप बोलो घर का खाया करें। बिल्कुल, जब आप ये देखो कि बहुएं जब घर आती हैं ना, तो हम पूरा घर, सास और नंद की रिटायरमेंट हो जाती है, सारा घर जो उस बहू के सिर जो है वो मान दिया जाता है। चाहे आपकी मेड रखी हुई है आपने, मगर जिम्मेदारी हर चीज़ की उसको सौंप दी जाती है, विच इज़ रियली रॉन्ग। सास की जिम्मेदारी उसका हस्बैंड अभी भी है, यानी बहू का ससुर अभी भी उसकी सास की ही जिम्मेदारी है। वो आपके लिए खाना बनाती है, बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी बहू की निशानी है, उसकी इंसानियत है कि वो आपके लिए नाश्ता बनाती है, सारा कुछ करती है, उसको करना चाहिए, ये कोई एहसान नहीं है। मगर एट द सेम टाइम ये आप अगर कर दें कि जी आप अपनी जिम्मेदारियां उठा के भी अपनी बहू के खाते में डाल दें, तो दैट्स रॉन्ग। उसको उसकी स्पेस देनी है कि वो अपना मी टाइम एंजॉय कर सके। बिल्कुल, अपना मी टाइम एंजॉय कर सके, अपने हस्बैंड के साथ अपने ताल्लुक को एंजॉय कर सके। वो होता ही नहीं है आपके पास। औरत इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हुई होती है। मी टाइम का एक पैरामीटर है, मतलब एक पूरा टाइम पीरियड है, वो कितना होना चाहिए? ये आपके लिए 15 मिनट से 30 मिनट से इनफ होते हैं। अच्छा, बस इतना से टाइम के लिए इतना वी आर फाइटिंग फॉर। एग्जैक्टली, सिर्फ आपके 15-30 मिनट्स आपने अपने आप के साथ गुजार लिए हैं, आपने उसमें मेडिटेट कर लिया, आपने उसमें अपनी पसंद की कोई चीज़ कर लिया, आपने किचन के कामों को नहीं सोचा, आपने कुछ और नहीं किया, तो आप दोबारा से री एनर्जाइज हो जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी बैटरी वाली कार है जिसको हमने कहीं प्लग इन करके चार्ज करना है, जैसे वेस्ट में गाड़ियां चार्ज करने के लिए छोड़ देते हैं लोग आधा घंटा। बिल्कुल, जिसमें आपको ये नहीं है कि हो फलाना बंदा, मेरा अभी फलाना काम रह गया, वो क्या कर रहा होगा, मेरा वेट कर रहा होगा। मोबाइल फोन का मैं पूछना चाहूंगी, जो मोबाइल फोन मियां बीवी यूज कर रहे होते हैं आपस में, और फिर इसकी जो प्राइवेसी होती है आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम्स कोई रॉन्ग नंबर से कोई मैसेज आ जाए, या फिर अपना सोशल मीडिया है, फेसबुक है, टिकटॉक है अकाउंट, कोई भी चीज़ है, अगर मियाँ बीवी को क्या इस स्पेस में इजाज़त है कि एक दूसरे का फ़ोन चेक कर सकें? इज़ दैट अ परमिशन? देखिए, एक चीज़ जो है ना, नहीं चेक करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि उसकी एक वजह है, आपने अभी खूबसूरत बात खुद ही की है कि एक रॉन्ग नंबर आ जाता है। आप मेरा मोबाइल चेक कर रही हैं, आपको नहीं पता वो रॉन्ग नंबर है, मगर उसके ऊपर मैसेज इस तरह का आ गया हुआ है कि आपको लगा ये क्या चल रहा है, ये क्या कहानी है, हालांकि वो एक रॉन्ग नंबर है। या अगर कोई रॉन्ग नंबर नहीं है तो हो सकता है मैं कोई मामला डील कर रही हूँ, मैं कोई और बात कर रही हूँ, मगर आपको क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, आप उसको सिर्फ उस मैसेज से ही असेस करेंगे। कोई फेसबुक इंस्टा पे कोई एमी बेगम को या मियां को इनबॉक्स आ गया, बिल्कुल ऐसे। और वैसे भी आपको पता है कि फिजा कुरान पाक में है कि लोगों की टो में ना लगो, लोगों की टो में ना लगो, और ये टो में लगने वाली बात है। मैं मोबाइल में देखूं तो सही कहाँ है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या होता है। जब आप जो चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हो ना, वो आपको मिल जाती है। हो सकता है उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो, कोई पुरानी बात हो, जब आप कुरेदने लगते हैं ना चीज़ें निकल आती हैं। और जी आपकी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बात हमें कह दी गई है, तुम जैसा सोचोगे तुम्हें वैसे घुमाओगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी तरह आपको ये सिस्टम ही ऐसा है, अल्लाह ताला ने जो यहाँ इम्प्लांट कर दिया है ना, कि तुम जो गुमान करोगे तुम्हें वैसे करके वैसा मिल जाएगा। अब वो आपने सोचा बुरा है, आपके सामने शक वाली चीज़ें आई हैं,
हो सकता है उसकी तो कोई हकीकत ना ये हो। भी इनकी प्राइवेसी का मी टाइम है कि जिसमें ये आपने प्राइवेसी है, मोबाइल्स ये नहीं privacy चेक करने, नहीं करने, अकाउंट्स नहीं चेक करने, पासवर्ड्स नहीं मांगना। नो नॉट एट ऑल। बहुत अभी ये कल की ही बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आया तो उसने मुझे कहा कि मैं देख रहा था मेरी बीवी रात के 1 बजे ना उसका व्हाट्सएप ऑन है। हाय हाय, हाँ उसका वो व्हाट्सएप पे ऑन आ रही। अच्छा मैंने कहा अच्छा फिर इस वक्त फलां बंदा भी ऑन था। हाय हाय, अच्छा मैंने कहा ओके फाइन, फिर अच्छा फिर इस वक्त फलां बंदा भी ऑन था। एंड मैंने कहा इस बात का क्या मतलब हुआ कि वो ऑन था और आप भी आपकी वाइफ भी उस वक्त ऑन थी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी वाइफ उससे बात कर रही थी? दैट्स व्हाट द खिचड़ी वाज हियर, कि ये पक रही थी कि ये वहां पे बात हो रही है, ये उससे बात हो रही है। और ये होता है, ये ऑटोमेटिकली आपका जब आप चेक करना शुरू कर देते हैं चीज़ें तो ये होना शुरू हो जाती हैं। इसने मैसेज क्यों किया था, ये है कौन, इसका ताल्लुक क्या था, और आप उसकी कुरेद में लग जाते हैं। जब आप उसकी कुरेद में लग जाते हैं तो आप अपने लिए कुआं खुद खोद रहे होते हैं। जब चीज़ों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, डोंट ट्राई टू कि इसको आप ओपन कर लें। हाँ जब वो खुद ही ओपन हो जाए आपके सामने चीज़ें, तो आप देखें बहुत सारे रिश्ते, ऐसी बहुत सारी लड़कियां के केसेस मेरे पास हैं जिन्होंने कोशिश की है कि जी अपने हस्बैंड के मोबाइल में, और हस्बैंड के ऐसे केसेस हैं जिन्होंने कोशिश की है कि अपनी बीवी के मोबाइल में घुसें। जब आप घुस, हाँ एक चीज़ एविडेंटली आपके सामने आ गई, विद प्रूफ आपके सामने आ गई, दैट्स समथिंग कि जी आप उस पर बैठ के बात कीजिए कि ये चीज़ें मुझे पता चली हैं, ये क्या हकीकत है इसके बारे में मुझे बताइए। अब आपने बात भी नहीं करनी क्योंकि आप डरते हैं बात करेंगे तो अगला बंदा पूछेगा कि तुमने मेरा मोबाइल चेक किया था, मगर आपने अपने लिए एक मुसीबत ज़रूर तैयार कर ली जो अब आपको ना सोने देगी, ना खाने देगी, ना आपको अपने हस्बैंड के पास बैठने देगी, ना बीवी से बात करने देगी। सो इसलिए आप एक दूसरे की प्राइवेसी में मत जाइए। 3-4 चीज़ें मैं अक्सर कहती हूँ, अपने पासवर्ड्स जो हैं वो अपने पास रखा करें। अक्सर लड़कियों को आदत होती है, अपने लड़कियों को भी और आदमियों को भी, अपने पासवर्ड्स बता देना, अपने बैंक अकाउंट्स के कार्ड्स दे देना, उनके कोड्स बता देना, अपने फेसबुक वगैरह के कोड्स वगैरह जो शेयर कर देना, और ख़ास तौर पे अपने पास्ट के बारे में बातें शेयर करना। अच्छा ये भी प्राइवेसी है? प्राइवेसी है, नहीं शेयर करनी चाहिए। आपको बिल्कुल, आपका पास्ट था, इसके ऊपर किसी का कोई हक नहीं है, ये सिर्फ आपका है। क्या बात है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत आला। आपका ताल्लुक किसी भी इंसान से तब से जिस दिन से वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बना है, हाँ उस दिन से अगर आपकी नीयत में बदनीयती है तो आप जवाब दें। क्या बात है। उससे लास्ट मिनट में चाहूंगी कोई एक मैसेज जरूर दे दें प्राइवेसी से रिलेटेड जो आपके दिल में। सिर्फ ये कहूंगी कि अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने की कोशिश करें, चीज़ों को कुरेदें ना, चीज़ों को कुरेदेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, और हो सकता है उस कुछ ना कुछ का कोई मतलब ना हो मगर वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। अरे वाह क्या बात है। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी, कुछ मैरिड खातून होती हैं और उसके बाद उनकी दोबारा दूसरी शादी होती है, तो जो उनके शौहर हैं वो सबसे पहले उनके पास्ट के बारे में कुरेदना शुरू कर देते हैं और उसके बारे में खोज लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता है उस टाइम पे, उस पोजीशन पे औरत को जो है बड़ी अच्छी तरीके से ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि जब वो उसके निकाह में थी तो उस वक्त उसने किसी को उसकी जो है ना भेत नहीं खोले, उसके भात नहीं खोले, उसके निकाह में रही। उस वक्त उसको इजाज़त नहीं थी कि वो बोल सके, और उसके बाद जब उसका निकाह छोड़ चुकी है और डिवोर्स हो गई है तो उसके बाद अब उसका हक नहीं है कि वो किसी गैर मर्द के लिए उसके राज खोले। तो ये मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट जो है वो औरतों को दे देनी चाहिए, क्योंकि मर्दों की आदत होती है अगर औरत कोई शादीशुदा है और उसके बाद उसकी डिवोर्स होकर उससे शादी करेंगे तो उसके पास के अंदर घुस के वड़ के तो उसकी ज़िंदगी को जो है ना कुरेदता रहेंगे, भले अपने निकाह में रखे तो आधी ज़िंदगी उस बेचारी की ख़राब हो जाती है। तो खुदा के लिए ऐसा क्या करें, औरतों को एडवाइस करें कि आप अपने आप को प्लीज़ रखें, आपका पास्ट आपका है। और लास्ट एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी, ये जो प्राइवेसी में एक चीज़ थी, मुझे लगा कि अकाउंट्स भी नहीं शेयर करने चाहिए। जो बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स नहीं शेयर करने चाहिए। लड़की कमाती है नहीं कमाती, भले मियाँ के पॉकेट मनी से पैसे बचा के अपने बैंक में रखती है, उसकी सेविंग है भाई, उसकी सेविंग है, ना पूछे, ये भी प्राइवेसी है। आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन अब हम बात करेंगे कि हमने अपनी दांतों को कैसे अच्छा रखना है, साफ़ रखना है, हमने अपनी दांतों का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी पूरी जो पर्सनालिटी है वो जुड़ी है हमारी स्माइल से। अगर हमारी स्माइल लाइन अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छे नहीं लगेंगे, ये तो आपको सबको पता है। तो हमारी स्माइल लाइन का परफेक्ट होना, हमारे दांतों का साफ़ होना वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैं आपको बताऊँ, दांतों से जो मुँह से एक स्मेल आती है, कुछ सामने बात कर, मैंने तो अपनी बहुत ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें सही हैं। मैं आपको बताऊं कैसे, क्योंकि मैं एक्टिंग शोबे से हूँ, सामने मेरे एक्टर्स होते थे, एक्ट्रेसेस होती थी जो कि डायलॉग बोल रही होती थी समटाइम्स, यू नो, क्योंकि इंसान है, सुबह से शूट चल रही होती है। अब जाहिर सी बात है हर कोई दांत ब्रश करने तो नहीं लेकर आया होता टूथपेस्ट या इतने को, जब हम काम करते थे सेंस नहीं थे जितनी अब अवेयरनेस है। तो वो होता ये था कि मुँह से स्मेल आना शुरू हो जाती थी सारा दिन की, क्योंकि पेट में आपके गैस सी जमा होती है, वो फिर आपके मुँह के ज़रिए
एक दांतों में भी अगर कुछ गंदगी हो जाए, साफ़ ना हो, तो फिर उसकी स्मेल बनना शुरू कर देती है। तो वो मैं बड़ा सहती थी। मैं एक्टिंग करती थी, किसी के मुंह के डायलॉग होते थे तो मुंह के भपके ऐसे दूर दूर से आते थे कि मैं यूँ हट हट के एक्टिंग के डायलॉग सुन रही होती थी। तो आपने बड़ा ख्याल रखना है, आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। आप किसी मीटिंग्स में जाएं, ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके कोलीग्स हों, आपसे बात कर रहे हो या कोई भी, तो आपकी स्माइल लाइन साफ़ हो, दांत चमके हुए हों, मुंह से स्मेल ना आए, ये सारी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, अगर ख़राब हो जाते हैं एक बार, दांत कीड़ा लग जाए, गंदे हों, पीले रंग के हों, हल्दी जैसे अजीब से अनशेप्ड हो, तो वैसे ही आपका इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो ज़ीरो हो जाता है। तो आपने ज़ीरो नहीं रहना, आपने हीरो रहना है। और हीरो रहने के लिए आपको एक अच्छा डेंटिस्ट चाहिए आपकी लाइफ में, जो आपके दांतों का ख़ास ख्याल रखे, और आपका ख़ानदानी डॉक्टर हो जो आपकी हिस्ट्री को जानता हो। दांतों की एक एक्सपीरियंस में आपको बात बता दूं कि डॉक्टर चेंज नहीं करने चाहिए। ये जो हम स्विच करते हैं ना, इस डॉक्टर के पास टाइम में दूसरे के पास चले आते हैं, तीसरे के पास जाकर स्केलिंग का, आपने डॉक्टर नहीं बनना। आपको क्या पता आपको स्केलिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। समटाइम डॉक्टर कहते हैं ना, हर 6 महीने में या 3 महीने में स्केलिंग करानी ज़रूरी थोड़ी है। आप डॉक्टर से रुजू कीजिए ना, वो आपको बताएंगे। समटाइम्स आपको नहीं पड़ती, आप दांतों का ख्याल रखते हैं तो वेल, इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे आज, के दांत जो पीले हैं और दांतों के ऊपर एक जो प्लाक सी जमा हो जाती है, उन सबको हम कैसे साफ़ रख सकते हैं घर में, उसका कैसे ख्याल रखें। डॉक्टर सईद मन्नान अज़हर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। एज़ यूजुअल हमारे पास आते हैं और बड़ा गाइड करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। हाउ आर यू? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी जो खूबसूरत आपकी स्माइल लाइन है, आप जैसे ख़ुद अपना ख्याल रखते हैं, मैं चाहूँगी सबको सिखा दें एज डेंटिस्ट। आपको ये सारे तौर तरीके पता है, हमें भी बताएं। बिल्कुल, आई एम हियर फॉर दिस। आप पूछे क्वेश्चंस। ये जो दांत पीले हो जाते हैं हल्दी की तरह, जब हम कोई पीला खाना खा लें, हल्दी वाला आलू गोश्त खा लें या कोई दाल हल्दी वाली खा लें, कोई येलो शेडेड कलर फूड खा लें, तो हमारे दांत बिल्कुल उसी कलर के हो जाते हैं। तो इसके साथ हम फिर क्या सलूक करें? ये पीले दांत कैसे साफ़ हो सकते हैं? प्लाग जमा हो जाती है दांतों के ऊपर अजीब सी, तो इन सब का क्या हल है, क्या करें? अच्छा, 2 चीज़ों की वजह से आपके दांत पीले दिखते हैं। एक तो ये कि प्लैक, दूसरा स्टेन्स। जो स्टेन्स होते हैं वो ये होता है कि आपने फूड कलर लिया, कॉफ़ी, टी, स्मोकिंग, बीटन नट चूइंग, किसी भी गुटखा वगैरह, उन सब चीज़ों की वजह से जो फूड कलर है या उसका जो कलर है वो एम्बेड करना शुरू हो जाता है ऑन योर टीथ। उसकी वजह से दांतों में स्टेन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वो कॉस्मेटिकली वो बहुत बुरा लगता है। दूसरी, उसके अलावा जो प्लैक है, व्हेन वी च्यू फूड, तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों पे फंसे रह जाते हैं एंड वी डोंट क्लीन दोज, या रिंस नहीं किया या फ्लॉस नहीं किया, और उसके बाद हमारे स्लाइवा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, वो डिपॉजिट होने की वजह से और वहाँ पे बैक्टीरियाज कॉलोनी बनाते हैं, वो भी प्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन वो प्लैक आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड वो ब्लैक कलर का एक टार्टर या कैलकुलस के नाम पे उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो इसलिए वो कॉस्मेटिकली जो दिखने में बहुत बुरा लग रहा होता है, वो बेसिकली वो चीज़ होती है। मगर वो स्मेल कॉज भी करता है मुंह की? ओ यस, स्मेल की, दिस इज कॉल्ड हेलिटोसिस मेडिकल टर्म में। हेलिटोसिस का जो सबसे मेजर रीज़न ये है कि आपके प्लैक और कैलकुलस का डेवलप होना, क्योंकि वो जब बैक्टीरियाज कॉलोनी बना रहे हैं तो ऐसे गैसेस सिक्रीट कर रहे होते हैं और आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके बैड ब्रेथ और हेलिटोसिस यानी कि प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर आप टाइमली क्लीन करवाते हैं, ख़ुद भी क्लीन रखते हैं, आपका डेंटिस्ट आपको कह रहा है कि नहीं आपको प्लैक भी नहीं है, कैलकुलस भी नहीं है, फिर भी आपको हेलिटोसिस डेवलप हो रहा है, तो उसकी रीज़न होती है आपको स्टमक इश्यूज़ होना। उसके अलावा फिर अगर स्टमक इश्यूज़ भी नहीं है, आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने बता दिया कि आपके वो वाला मसला भी नहीं है, फिर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, क्योंकि एक हल्का सा अरोमा तो है हमारी बॉडी के अंदर ना, हमारे स्टमक से एक फील तो आती है, तो आपको फील ज़रूर हो रहा होता है, लेकिन सेकंड पर्सन को यूज़ नहीं, वो फील नहीं हो रहा होगा वो चीज़। अच्छा, तो ये जो प्लैक वगैरह होती है डॉक्टर साहब, ये आपके मसूड़ों के जो ब्रीथ कर रहे होते हैं, आपके जो गम्स ब्रीथ कर रहे होते हैं, क्या उसको भी ब्लॉक कर देती है? प्लैक की सबसे जो कॉमन जो आपके जो व्यूअर्स हैं वो इंडिकेट कर सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम है या नहीं। सबसे पहला ये है कि उनके ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है गम्स में से, जैसे ब्रश करते वक्त या वैसे भी अगर मुंह में सक्शन ऐसे करें तो उनको ब्लीड होना, उनको फील होगा, ब्लड का टेस्ट आएगा मुंह में, उसकी रीज़न भी होती है। उसके अलावा जो आपके क्या कहते हैं बैड ब्रेथ होना, और अक्सर पेशेंट्स को नोट कर वो कहते हैं, हमें पूछते हैं कि हमारा मसूड़े छोड़ रहे हैं दांतों को, हमारे जो है गम्स नीचे जा रहे हैं और वो लूज़ हो गए हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्लैक। वो आपकी गम्स को, बोन को अपने से दूर कर रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत जो हैं वो एक टाइम आता है वो हिलना शुरू हो जाते हैं और वो दे स्टार्ट फॉलिंग ऑफ। आपने अक्सर
अक्सर पेशेंट्स भी हमें कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कोई मिल जाता है, कोई फ्रेंड्स वगैरह के पेरेंट्स वगैरह अक्सर बताते हैं कि बेटा आपने डेंटिस्ट्री की, इसमें क्या फ़ायदा, हम तो कभी ज़िंदगी में डेंटिस्ट के पास नहीं गए। उनके जब हम दांत देखते हैं तो उनमें मुंह में कोई दांत ही नहीं होता। वो होता ये है कि वही प्लाक डेवलप होता गया, दांत लूज़ होते गए, एक टाइम आया कि वो हिलते हिलते खुद ही गिरना शुरू हो गए। उनको पेन नहीं हुआ लेकिन वो दांत गिर गए। अच्छा, तो क्या ये भी मिथ सही है कि एक दांत निकलेगा तो बाकी सारे निकलना शुरू हो जाएंगे? तो वो जो गम कहते हैं ना दांत छोड़ रहा है, तो इसकी वजह से भी कि एक दांत निकला है, गम जगह से स्पेस छोड़ी है, उसके बाद सारे दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, सारे निकलना शुरू हो जाएंगे, है? हाँ, ये दो इश्यूज़ हैं, लेकिन जो ये वाला आपने बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके मुंह में एक दांत भी अगर निकल गया ना, एक्सेप्ट फॉर द विजडम टीथ, कुछ लोग या ब्रेसेस के लिए अगर कोई आपके दांत एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके अलावा अगर आपके जो बाकी डेंटिशन है जो कि नॉर्मली 28 दांत होते हैं विदाउट ब्रेसेस, विद ब्रेसेस अगर आपने कोई एक्सट्रैक्शंस करवाई तो दैट वुड बी 24। सो अगर आपके ये दांतों में से एक भी दांत अगर निकल गया तो आपके आसपास के दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। और बहुत कॉमन इशू होता है कि पेशेंट्स जो आपका फर्स्ट मोलर होता है वो 6 ईयर्स की एज में आता है। जब वो 6 ईयर्स की एज में दांत आया तो उस टाइम पे बच्चा इतना केयरफुल भी नहीं होता और सबसे पहले कैविटी भी उसमें लगती है, सबसे पहले दांत निकलता भी वो वाला है। और इतना कॉमन है कि जब नीचे वाला दांत निकल गया तो ऊपर वाले दांत पे जब ग्रेविटी का फोर्स कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रहा है तो वो ओवर इरप्ट यानी नीचे आना शुरू हो जाता है। एंड देन उस जगह को कवर करने के लिए बाकी सारे दांत कोशिश करते हैं और वो सारे दांत हिल जाते हैं। सो इसी वजह से अगर आपने दांत निकलवाया है तो वहाँ पे दांत लाजमी लगवाएं और कुछ ही अरसे में, साल के अंदर अंदर लगवाएं, वरना हिल जाते हैं। जो हमने लगाना है वो बाकी ब्रेसेस के थ्रू लगाना है, बस कोई वायर करके, या फिर हमने उसको इम्प्लांट करके लगाना है ताकि बाकी दांत ना हिले और गम पकड़ ले? नो, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना उस पर ब्रेसेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका दांत गिर जाए कैविटी लगने की वजह से तो आप इम्प्लांट, ब्रिज, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन ब्रिज इन मॉडर्न डेंटिस्ट्री हम बहुत डिस्करेज करते हैं, बहुत मजबूरी में करना चाहिए। या अगर 7 वाले दांतों का रूट कनाल हुआ हुआ है तो आप ब्रिज करवा सकते हैं, अदरवाइज ब्रिज नहीं करवाएं, इम्प्लांट ही करवाएं ताकि गम लॉस ना हो। इसकी रीज़न ये है कि आपके एडजेसेंट टीथ जो है वो बिल्कुल हेल्दी हैं। जब हमने एक दांत को रिप्लेस करने के लिए 7 वाले दांतों को शेव ऑफ करके ब्रिज बनवा लिया, सो अभी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और हो सकता है आपको पेन भी ना हो, लेकिन इन फ्यूचर उन्हीं में ही इन्फेक्शन हो जाएगा। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। उसके बाद हम पूछेंगे प्लाक को जो हम घर में साफ कर रहे होते हैं वो क्या तरीका है, और जो अगर हम जाके डेंटिस्ट के पास साफ कराते हैं वो क्या तरीका है। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता है, अब उनको ना हम सिखा तो रहे होते हैं, माएँ भी सिखा रही होती है कि किस तरीके से दांत साफ़ करना है, सब कुछ करना है, मगर मोस्टली बच्चों को ये समझ आ नहीं रही होती। मैं तो कहती हूँ स्कूल में भी ऐसे सेशंस होने चाहिए, ऐसे थोड़े से ना बच्चों को जो स्क्रीन है उस पर सिखाना चाहिए। फिर कोई ऐसे जैसे आप यहाँ पर एक ढांचा लेकर आए हुए हैं दांतों का, तो उधर बिठा के बच्चों को सिखाना चाहिए ब्रशिंग भी, ताकि उनकी प्रैक्टिस में उनको पता हो। मैं ख़ास अपनी बेटी को लेकर आई हूँ सिर्फ इसी आपके सेगमेंट के लिए, ताकि वो सीख सके कि ब्रशिंग कैसे करनी है। और मुझे यकीन है कि फ़राल सीख जाती है तो पूरा पाकिस्तान सीख जाता है। फराल कम ओवर, कम 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 फास्ट, जल्दी से, हमने आज सीखना है और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एंड शी इज़ क्राइंग। या बच्चे जो है ना, ये देखें, इसकी शक्ल देखेगा तो ये रो रही है। और बच्चों का से हाय, हाउ आर यू, ग्रेट, ये रो रही है, इनकी हालत हुई है और डरी भी है, ठीक है। मगर देखें ये चीज़ें हमने सीखनी है, फिर उसके बाद रोना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है। क्लोज पे दिखाएं, आंसू देखें बच्ची के, इधर शक्ल दिखाएं ज़रा क्लोज पे। ये हाल है इसका, मुंह में स्माइल है मगर आंखों में आंसू है। तो डॉक्टर्स को देख के बाद में फिर बच्चे ऐसे डरते हैं। तो आज हमने सीखना है कि हमने अपना प्लाक और ये स्टेन और दांत को अच्छी तरीके से सफाई कैसे करनी, कि ये सब चीज़ें हो ही ना, है ना डॉक्टर साहब? तो कैसे करनी? सबसे पहले बेटा, हाउ ओल्ड आर यू? 9. You're 9. Just stop crying, बेटा। अच्छा, राइट, शी इज़ 9। सो एट दिस स्टेज आई थिंक शी इज़ ग्रोन अनफ, और अब ये ब्रश भी अच्छे से कर सकती है, फ्लॉस भी अच्छे से कर सकती है, राइट? यू नो फ्लॉस क्या होता है? वो जो एक थ्रेड सा होता है। Yeah, you do like that. Exactly. We use floss to clean our teeth. अच्छा, first of all, बेटा, whenever you start brushing your teeth, so आपने do you watch YouTube? जो आपका फेवरेट शो है उसको लगाओ, जिसमें 5 to 10 मिनट्स का वो शो हो, आप सामने लगाओ, कीप वॉचिंग इट बेशक, और साथ साथ स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ। और उसका एक पैटर्न है, आपने सिर्फ यूँ ब्रश नहीं करना, ठीक है? यू हैव टू डू इट इन सर्कल्स एज वेल। एंड कैन यू सी योर गम्स में 45 डिग्री का एंगल रख के लाइक दिस, और हमने इसको वाइब्रेटरी मोशन में भी ब्रश करना है, बिकॉज दिस इज़ द एरिया व्हेन वी ब्रश ना बेटा, व्हेन वी ब्रश आवर टीथ, तो हमसे ऊपर से ब्रश कर देते हैं, लेकिन वी डोंट नो इट,
कि ऊपर भी सरफेस है, पीछे भी है और दांतों के दरमियान के भी एरियाज़ हैं जो कि अनक्लीन रह जाएंगे। सो हमने क्या करना है, जब ब्रश करना है तो इसको भी करना है, गम्स को भी करना है और बैक ऑफ द टीथ पे भी करना ये है। एक बार करके दिखाओ वाइब्रेशन मोशन में भी जैसे उन्होंने समझाया। और वो if दूसरा it's easy for you, you should hold it like a pen. शो Can you कैसे? hold it like a pen? ओके ना शो। ये कौन सा है, ये कौन सा वाला करके दिखा रही हो? Circular, perfect. सर्कुलर वाला, ठीक है। और अब वाइब्रेशन वाला कैसे? यस, या ग्रेट। फिर उसके बाद अंदर भी है ना? Perfect. ठीक है, चलो यहाँ तक तो अच्छा, क्लियर हो so गया। now you have to tell me, अब हमने सामने से भी कर दिया, पीछे से भी कर दिया, कौन सी सरफेस है जो कि अनक्लीन रह गई है? What do you think? Under teeth. Yes, between the teeth, right? अब क्या होगा कि when we have food, you ate chocolate at night and वो आपके दांतों के दरमियान में कहीं फंसा हुआ है, so how are you going to clean it? With floss. With floss, yes. So हमें क्या करना है, हमें floss करना है। Ideally after every meal करना चाहिए, ठीक है? But I know for you it is going to be really hard कि आप हर खाने के बाद you ate biscuit और उसके बाद floss करना पड़ रहा है। So I can understand that. अगर आपको अभी शुरू में habit develop नहीं हो रही, तो what we can do is कि आपको रात को डिनर करने के बाद आपने floss करना है, you know, again play anything on YouTube and then साथ साथ floss कर लो। अब फ्लॉस हमने कौन कौन से दांतों में करना है ये भी हमें बता हर दांत की हर सरफेस पे, अच्छा, इवन एट द बैक। कोई आपने सरफेस उसकी आपने खास तौर पे इंटरनेटल सरफेसेस नहीं छोड़नी। अगर आपने फ्लॉस गुजारा भी है तो उस फ्लॉस की राइट एंड लेफ्ट दोनों सरफेसेस को क्लीन करना है। Got it? अच्छा। और वो किस तरीके से करना है, मतलब एक फ्लॉस हमने ऐसे अंदर जैसे प्रेस किया तो उसके बाद उसको ऐसे ऐसे करना है? बिल्कुल ऐसे से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, आज फ्लॉस नहीं लाया मैं, बट यू नो नेक्स्ट में ले आऊँगा मैं। सो हम फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ द टूथ, सो इस टूथ की ये वाली सरफेस भी क्लीन होनी चाहिए और ये वाली सरफेस भी क्लीन होनी चाहिए। Okay. सो हमने पहले इस सरफेस को क्लीन किया और फिर इस सरफेस को भी क्लीन किया। फ्लॉस अंदर ही है। अच्छा, डू यू डू दैट? वेरी गुड। वाओ। अच्छा, फिर उसके बाद माशाल्लाह। हमारा कोई स्टेन नहीं होगा? हाँ, नो लेट मी कंप्लीट। आपने फ्लॉस किया, फ्लॉस करने के बाद ब्रश योर टीथ जेंटली, डोंट ब्रश हार्ड, और उसके बाद आपने सो जाना है। ब्रश मीडियम लेना है हमने? मीडियम या सॉफ्ट, आइडियली सॉफ्ट फॉर हर सॉफ्ट। और बच्चों के लिए सॉफ्ट, बड़े Soft. मीडियम भी कर सकते हैं। कर सकते हैं बड़े मीडियम, लेकिन आई डोंट एनकरेज। लेकिन अगर Soft दफा is आपने better. स्केलिंग करवा ली हुई है तो बेशक उसके बाद फ्लॉस यूज, ओ सॉरी, जो है सॉफ्ट यूज Soft कीजिए। use सॉफ्ट या स्लिम सॉफ्ट दोनों ठीक आते है। हैं। अच्छा, क्या बच्चों का टूथपेस्ट अलग होता है या बच्चे बड़े वाले टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते बच्चों का हैं? अलग होता है। अच्छा, मैं अलग इस्तेमाल करती हूँ। हाँ। मैं इसको थोड़ा सा वो गाइड करना चाह रहा था कि व्हेन यू आर डन ब्रशिंग एट द नाइट, फिर सुबह उठो, रिंस करो, हैव योर ब्रेकफास्ट, उसके बाद दोबारा से ब्रश कर लो, ठीक है? समटाइम्स हम करते हैं, हम सो के ब्रश करके सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर ब्रश करते हैं, फिर खाना खाने जाते हैं। अब होता ये है कि आपने खाना खा लिया ब्रश करके, और वैसे तो ऑलरेडी क्लीन था वो आपका जॉ, फिर आपने फूड इम्पैक्टेड रह गया, वो पूरा दिन आपके खाना फंसा रहेगा दांतों में। ठीक है। सो अगर आपने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश कर लिया तो फिर आपका थ्रू आउट द डे आपके दांत जो हैं दे विल बी क्लीन। चलो, एंड यू नो व्हाई वी नीड डिफरेंट टूथपेस्ट, क्योंकि अमूमन कुछ टूथपेस्ट, बड़ों के टूथपेस्ट में कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो कि बच्चों की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है। सो इसलिए बच्चों में कभी भी बड़ों का टूथपेस्ट नहीं यूज नहीं करना इस्तेमाल चाहिए। करना। फिलहाल वो आपका कैमरा है, सारे बच्चों को देख के जल्दी से बोल दो, माइक मुझे लगा मेरे पास रह के बता दो क्या क्या करना है, किस तरह ब्रश करना है, जल्दी बोल दो। We should brush your teeth. First, we have to make circles on the teeth, and then we should even brush our teeth by doing some vibration on our teeth. And we should even brush the last part of the behind part of your teeth, and you should even floss between your teeth because they will have many chunks of food in And when is the best time to brush? morning, after breakfast, and before sleep, and in afternoon. Oh wow, thank you. So take care of perfect. your teeth and thank you so much Dr. Mannan. Thank you. Love you Faral for the help. और आगे जिस तरह से फराल आज समझ गई है, मुझे लगता है पाकिस्तान के सारे बच्चे समझ गए होंगे। अपने दांतों का ख्याल रखें, यही राइट एज है। अभी से ख्याल रखेंगे तो खूबसूरत स्माइल के साथ, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप फिर पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे। ऐसा ही है ना? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आपके सामने आई हूँ। आहा, मुझे तो सुन के बड़ा मज़े का लगा सब कुछ सिनेरियो, मगर मैं चाहती हूँ इनकी ज़बानी में आपको भी सुनाऊँ कि ज़िंदगी में बहुत सारी
जो है ना ट्रैक्स आपके चल रहे होते हैं, आपकी लाइफ ट्रैक्स होते हैं जिसमें अलग अलग पहलू के हिसाब से आपकी ज़िंदगी जो है ना वो एक मोड़ लेती है ज़िंदगी में, आप कभी राइट कभी लेफ़्ट, यू नो ऑल दैट, मगर वो जो एक बैलेंस है आपकी ज़िंदगी का वो कभी आउट नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने और उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं चाहूँगी कि आपको सुनाऊँ। ज़ारा पहलवान साहब हैं, उनकी मिसेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी शादी कैसे हुई ये स्टोरी हमने आपको सुनानी है, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, बड़ा एक्सपीरियंस हासिल करेंगे और क्वाइट एंटरटेनमेंट भी है, क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ आपके सामने लेकर आते हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ें तो आपको बड़ा लाइफ हैक्स का पता चले कि लाइफ में क्या क्या हो सकता है। आप तो उधर ही खलो है अच्छा जी। ज़ारा पहलवान अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ मिसेज़ आपकी, आपको भी सलाम करना चाहूँगी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी, मैंने कहा आप लोग को मदू करूँ अपने प्रोग्राम में। तो ये बताइए सबसे पहले कि आप लोग की शादी कैसे हुई, क्या सिलसिला था? ज़ारा साहब आप पहले बताइए, काम क्या करते हैं? मैं मर्कज़ा सोसाइटी है वांटन की बैक साइड पे, अच्छा। वहाँ सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ। अच्छा। और आपकी 3 बीवियाँ हैं ना? जी मेरी 3, 2 मैंने डिवोर्स दे दिए, एक ये है। अच्छा 2 डिवोर्स हो गई हैं। अच्छा, और जब पहले इनसे शादी करने से पहले 2 बीवियाँ साथ थी? जी साथ थी मेरे। अच्छा, ये दोनों पे भारी हुई? हाँ ये दोनों में भारी हुई। दोनों, जबकि भारी तो आप हैं। नहीं ये भारी है दोनों। भारी ये ज़्यादा है, आप दिखने में भारी हैं मगर इनका जो मसला है इनका ज़रा लेवल भारी है। ऐसे ही है। अच्छा, तो ये जो 2 बीवियाँ थी इससे पहले, इनसे पहले, तो आप खुशहाल थे, सही थे, टेंशन वेंशन नहीं थी, सब कुछ सही था? नहीं टेंशन में तो था, इसलिए तो फिर इससे शादी की है। इसलिए इनसे शादी की थी। तो 2 बीवियाँ करके टेंशन हुई थी या फिर मतलब पहली जब अकेली थी तब टेंशन में नहीं थे? अब टेंशन में नहीं हूँ, पहले टेंशन में। आप टेंशन में शुरू से आए ना, ज़रा बचपन से आते हैं। बचपन से आपकी सेहत ऐसी थी, आप मोटे थे, ताज़ा थे? बचपन से ऐसे ही मैं हेल्दी थे? healthy। तो वजह शोहरत इतने मोटापे की क्यों? बस समझ नहीं आई, एकदम से मोटा हो गया एकदम से। अच्छा, हाँ मैं तो छोटे से मोटापा? हाँ शुरू से किस मोटापा एज से? मैं तकरीबन 10 साल से ऐसे ही। अच्छा। रिश्ते वाले आते थे, मुझे देखते थे, भाग जाते थे, हैं। मुंडा मोटा है, काला है। हाँ। मगर यहाँ तो इतने वजन के साथ एक शादी नहीं होती है। मेरी 3 हो गई हैं। और तीनों खूबसूरत थी, मतलब 2 पहली जो थी वो भी हसीन, वो भी खुशी थी, दुबली थी। हाँ वो इससे भी पतली थी। इससे भी पतली थी? हाँ जी। और खुश थे आप उनके साथ भी? नहीं खुश नहीं। खुश नहीं थे, बस ये मसला था हमारा। अच्छा खैर, तो उन्होंने जब आपसे शादी की तो उनको आपके वजन का पता था? पहली हाँ, वाली जो 2 उनको थी? पता था। अच्छा, उनसे इसको नहीं पता था। इनको नहीं पता था। तो उनसे बच्चे हैं आपके? नहीं उनमें कोई बच्चा नहीं। दोनों में से कोई बच्चे नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये जो तीसरी शादी आप करके लाए, इनके साथ कैसा सिलसिला हुआ? तो इनको आपका वजन कोई मसला नहीं किया? नहीं इन्होंने मुझे देखा ही नहीं ना शादी से पहले। देखा ही नहीं? देखा ही नहीं था। कैसे? फोन पे बस शादी पे गया, नंबर लिया, फोन पे सलाम दुआ गई। फोन ये जब मुझसे मांगते थे ना तस्वीर, मैं WhatsApp पे तस्वीरें मांगती हाँ मैं पासपोर्ट साइज भेज देता था। और फिल्टर वगैरह भी लगाते थे? हाँ नहीं फिल्टर लगाता था। फिल्टर लगाते थे रंग गोरे करने का? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मगर वैसे रंग तो मर्द का इसी तरह ही अच्छा लगता है मुझे तो। मैं तो कहती हूँ मर्द तो वैसे थोड़ा सा टैन हो, यही अच्छा लगता है। पता नहीं क्या मसला लोगों को होता है रंग गोरा काला पीले का। अच्छा, उसके बाद आप पासपोर्ट साइज भेजते थे, आपको डर था कि ना कर देगी? हाँ ना कर देगी। तो प्यार मोहब्बत हो गई थी, इश्क हो गया था आपको? हाँ इश्क हो गया था, प्यार। और इनको हो गया था? हाँ हो गया। पासपोर्ट साइज पिक्चर पे अच्छी तरीके से हो गया था। अच्छा ठीक है, पीछे 2 बीवियां आप थी, इधर पासपोर्ट साइज पे प्यार इश्क मोहब्बत हो गया, इधर रिश्ता दे दिया? रिश्ता दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर वो जो पीछे 2 बीवियां थी उन्होंने क्या किया जब आपने इनसे शादी की? और शादी कैसे हुई? शादी ऐसे हुई तो मैंने इनको कहा प्लीज़ मैं आपके इश्क में पागल हूँ, दीवाना हो गया हूँ, आप मेरे पे मेहरबानी करो। इन्होंने कहा चलो ठीक है आप ना मेरे घर वालों को मनाएं। मैंने कहा उनको मना लेंगे, पहले निकाह तो करें। इन्होंने कहा अच्छा निकाह, मैं कहा फ़ोन पे कर लें। वो फिर ये भी प्यार करते थी, फ़ोन पे निकाह हो गया। निकाह के बाद जब इन्होंने ऐसा क्यों फ़ोन पे निकाह? आपने क्या बोला कि मैं कहाँ होता हूँ, क्या मुल्क से बाहर होता हूँ, क्या बोला? ऐसे क्या स्टोरी? आप बताएं। हाँ इन्होंने कहा था मुल्क के बाहर हूँ, तो मैं ना मतलब पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो जब आऊँगा फिर बड़ा टाइम लगेगा, तब तक पता नहीं आपके घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैंने कहा अच्छा, मतलब हम तो यही चाहते हैं जो घर गृहस्थी वाली। झूठी पॉलिश लगाई थोड़ी सी? हाँ जी, फिर झूठी पॉलिश लगाई। मैंने कहा अच्छा, बड़ा दुखी भी हुए, बड़े सैड भी हुए, ये हो रहा है, मैं ऐसे हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये होगा। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। जब हमारा निकाह हो गया उसके बाद मैंने इनको देखा। पहली शादियों का बताया था? पहली शादी के नहीं मुझे, दोनों का नहीं बताया? बाद में जब निकाह होने के बाद ये स्यापा पड़ा था मुझे पता चला। 2 बीवियों का मैंने कहा आपने मुझे बताया, एक तो आपने ये नहीं बताया कि आपकी 2 शादियाँ हैं, दूसरा आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप इतने हेल्दी हो।
तो कहते अगर ये बताता तो आप मेरे हाथ आती। तो सामने कब आए आपके, मतलब जब निकाह के बाद आए, निकाह के बाद आए जब मैंने आपके कहा घर वालों के अब सामने? तो मैंने कहा वीडियो कॉल कर लो, चल अब तो हम लोग मतलब पहले तो पहले जब इनको आपके घर वालों ने देखा, किसने पहले देखा या आपके सामने आए, क्या सिनेरियो क्या था? मेरे जब पहली मर्तबा आपकी आंखों के सामने आया था, आपने क्या सोचा? मेरे घर वालों ने देखा तो उन्होंने तो बड़ी मुझे बातें की, भागते हुए घर पे आपके कमरे में आए, आके ये बोला क्या होगा तुमने कैसा बंदा पसंद किया? मैंने कहा अच्छा था क्या। बाद में फिर थोड़ा सा घर में मसला बना, फिर भाई लोगों से अम्मी से सॉरी कर लिया था, लेकिन तब निकाह हो चुका था। तो उस वक्त आके फिर इन्हें बता दिया मेरी 2 बीवियां हाँ भी हैं। जी, फिर जब उसके बाद फिर बता दिया, साथ ही उन्होंने इतना मसला खड़ा कर दिया। तो फिर ये जो जेल गए थे आप, 6 महीने थाने जेल में रह के आए, ये क्या कहानी क्या हुई? उन्होंने जेल का कहा था चक्कर, ये कि- चक्की क्यों पीसी आपने जेल की? एक बीवी को डिवोर्स नहीं दिया था ना, जो दो दूसरी से- वाली थी। क्या मतलब? वो जब इन्होंने मेरे से शादी की, इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि मेरी बीवी ऑलरेडी, ठीक है, तो वो इनके निकाह में थी, ठीक मतलब है। वो अपने मायके में थी। 2 बीवियां पहले से निकाह में 2 थी। निकाह में थी। फिर? तो इसने क्या कि चल ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही थी। उन्होंने क्या ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾ ਦੇਣੀ डाल के। दोनों ने मिलके? ਹਾਂ मैंने कहा नहीं ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ कहा नहीं जी ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ अंदर करा देना। ये और मैं हनीमून के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने पुलिस पकड़वा दी। तो किस केस पे बुलबुला दी? कि इन्होंने हमारे इजाजत के बगैर शादी की इजाजत है। बगैर शादी। मगर हमारे इस्लाम में तो 4 जायज है। नहीं वो उस इस्लाम टाइम को नहीं कानून थी, कहाँ जानता है? वहाँ नहीं थी, उस टाइम नहीं थी। हाँ, पाकिस्तान में जो कानून अपडेट वो हुआ है वो कहते हैं कि यही है बीवी से इजाजत लो। कि पहली बीवी से इजाजत लेनी है और उसके बाद शादी करनी है। जी। हाँ, तो वो दोनों आपस में मिल गई, मिल फिर गई। उन्होंने शिकायत कर दी, पुलिस बुला पुलिस बुला ली। और आपको जेल भेज दिया। जेल भेज 6 महीने आपको जेल हाँ में जी, चक्की 5.5 पिसवाई, महीने। सड़ा के रखा। वो जाती थी मुझे मिलती थी, कहती थी कि तेन कढ़ा देने बाहर, इनू तलाक दे। मैं कहा इनू तलाक नहीं देनी, इहदे नाल सच्ची मोहब्बत है। उन्हें कहा तू सोच ले, समझ ले। मैं कहा नहीं होन नहीं। मैं क्या तो ये आती थी आप पे मिलने के लिए, आती हाँ थी जेल हाँ, ये में? आती थी। और ये क्या कहती थी? ये बड़ा गोई छोटा गोई से चावल बनवा के लाती थी। इनको पता था क्योंकि कि मेरी वजह से ये हुआ है। हाँ। अच्छा, निकले कैसे फिर? निकले फिर मेरा एक दोस्त था, उन्होंने मुझे खिलवा दिया। अच्छा, 6 महीने के बाद। 6 महीने के वरना आपको जेल कितने टाइम की होनी थी? मुझे होनी थी 2-3 साल के लिए होनी और फाइन कितना पड़ गया था आप? थी। फाइन मुझे पड़ जाना था 1.5 लाख रुपए। हाय हाय हाय, अच्छी खासी हुई है। कुटाई शुटाई तो नहीं हुई आपकी? मारा, जब पकड़ा पुलिस वालों ने उस टाइम तो मारा था। मारा था उसका? हाँ आपके लिए कितना कुछ सहाय है। अब आप उनको तभी तो मैंने इनको कब साथ छोड़ा। आपने इनको छोड़ना नहीं, 2 छोड़ दिए आपके चक्कर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी है 2 साल की, है, बेटी हाँ, भी हमारी मेरी 2 बेटी साल। 2 साल की बेटी है आपकी। प्यार की देखें, खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपको निशानी दी है, सारी ज़िंदगी आप लोग का साथ रहे। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, देखें यहाँ पर एक फिर वही बात करना चाहूँगी कि औरत हो या मर्द हो, ठीक है, चलो एक तो ये मिसाल हमने आपको इस स्टोरी से दी कि आप इश्क हो गया है, प्यार हो गया, जो भी हो, एक तो सच बोलें। ये भाई बैठ के यही एटलीस्ट एतराफ़ कर रहे हैं और आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी सच बोलें और पहले जो भी आपके लोग ज़िंदगी में शामिल हैं, या तो उनको छोड़ दें कि भाई खुदाफिज़ मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तो चिक चिक करती है तो मेरी ज़िंदगी ख़राब करी, तो अपने घर जा, तो अपने घर वालों की ज़िंदगी ख़राब कर, क्यों मेरी ज़िंदगी छाड़ रही है। तो या तो ऐसे अलहदगी करके चौखट बदल लें, और अगर आपको ये सब बर्दाश्त नहीं है तो फिर आप उसे इजाज़त लें। और आप अगर नहीं चाहते कि आपकी पहली बीवी आपको छोड़ दे और आपको ये शादियाँ आगे भी करनी है, मोहब्बत करनी है, तो जिससे भी शादी करनी है तो उससे झूठ बोल के ना करें कि मैं बाहर हूँ या मेरा वज़न कम है या कोई भी ऐसी बात कि उसकी भी दिल आज़ारी ना हो। और दूसरा ये कि जिनसे अगर उनको पहली बीवियों को भी रख के या पहली बीवी को भी रख के शादी दूसरी करनी है तो उसको पहले समझा लें, अपने कॉन्फिडेंस में ले आएँ, एक पेज पे आ जाएँ और फिर ताकि वो भी अच्छे लेवल से जो है आपकी राज़ी हो जाए और शादी लेकर आए। और तीसरी बात आखिरी जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वेट को जो है वो मैटर नहीं बनाना चाहिए ज़िंदगी में। क्या ये बंदा अच्छा नहीं है, या ये शक्ल का अच्छा नहीं है, या काला है या पीला है या नीला है, अंदर से इंसान अच्छा होना चाहिए। लड़कियों को खुश रखने के लिए एक अच्छा इंसान हो, अच्छा मर्द हो, अच्छा शौहर हो, इज़्ज़त वाला हो, गैरत वाला हो, प्यार देने वाला, सबसे बड़ी बात ये सब कुछ ना हो, साथ देने वाला हो, आपका हाथ पकड़ के आपके साथ सारी ज़िंदगी चलने वाला हो। आप अपनी ज़िंदगी में अपना लाइफ पार्टनर ढूंढें ना तो सिर्फ ये देखें कि क्या वो साथ देने वाला है, आपका साथ देगा, तो ये देखना चाहिए। काला पीला मोटा नीला नहीं देखना चाहिए। एक ब्रेक के बाद आपको मुलाकात करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी से, हमने बहुत कुछ सीखा है और लोगों को सिखाया है। आप हमारे लिए मोहतरम है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशबाश रखे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और नाज़रीन। एक तो वैसे ही एक बहुत बड़ा नाम है हमारे लाहौर में, मैं कहूँ कि एक हॉस्पिटल है मिड सिटी हॉस्पिटल, जो कि बहुत अच्छा काम करता है, बहुत लोगों की जान बचाता है, बहुत लोगों की रहनुमाई करता है और बड़ा जुड़ा हुआ है ये, मतलब आवाम के साथ एक ऐसा हॉस्पिटल जो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और बहुत नेक कामों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये तो मैं आज उनके जो ओनर है मिड सिटी के साकिब सिद्दीकी साहब, उनको मैंने यहाँ पर दावत दी है। डॉक्टर हैं मतलब डॉक्टर साकिब सिद्दीकी, नहीं डॉक्टर साकिब सिद्दीक, ही इज़ अ गायनाकोलॉजिस्ट एज वेल, और मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और उनकी बेगम है मदीहा। तो अफ़ान और मदीहा दोनों जो है मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। इनके बच्चे तो इनकी बहू तो उनके ये वालिद हैं और मैं लाइक अ फैमिली टू देम। तो आज मैं इनसे वो सारे सवाल करूँगी क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं और वो जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हो गए, फर्टिलिटी की जो कोई मतलब इस तरह के जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ होते हैं लोगों को, और लोगों को समझ नहीं आता कि अपने अब आगे ज़िंदगी को कैसे लेके चलें, जिसमें उनको बच्चे भी चाहिए, औलाद भी हो, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी नेमत है, औलाद के बगैर ज़िंदगी शुरू नहीं हो सकती। तो इन सारी चीज़ों में जो है ना आप सबकी रहनुमाई करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं, आज हम इनसे ये पूछेंगे कि ये जो वाइटामिन्स होते हैं स्पेशली प्रेगनेंसी में, और औरत को कौन कौन से ऐसे वाइटामिन्स हैं जो शदीद ज़रूरत होते हैं, कौन कौन से स्टेज में, स्टार्ट में, मिड में और आफ्टर डिलीवरी, जो हमें अभी तक नहीं पता, वो आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बताइएगा कि अफ़ान कैसा है, मदिया कैसी है? अफ़ान माशाल्लाह ठीक ठाक है, वो भी ठीक है। कभी आप उनको भी बोलिएगा कि मेरे शो पे ज़रूर आए, क्योंकि इतना अच्छा कपल है, वो भी जब कभी आएंगे तो बड़ी अच्छी यहाँ पर जो है ना एग्जाम्पल पेस्ट होगी। लोग ऐसे कपल्स को देख के बहुत सीखते हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज करते हैं। मैंने देखा है कामयाब शादी, कामयाब खूबसूरत फैमिली, प्यारे प्यारे बच्चे उनके। तो खैर अभी आपकी तरफ चलते हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो प्रेगनेंसी होती है हमारे माशरे में, अभी भी पाकिस्तान में बहुत से लोगों को नहीं पता कि प्रेगनेंसी में औरतों को कौन कौन से ऐसे वाइटामिन्स, मिनरल्स की बहुत शदीद ज़रूरत होती है, और किस किस स्टेज में जो हम निगलेक्ट कर जाते हैं। उसके बाद फिर हम प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि यार प्रेगनेंसी टिकी नहीं और ये वाइटामिन्स की कमी थी, यूँ नहीं था, ऐसे इम्यून नहीं था। ये सब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लीज़ डिस्क्लोज़। देखिए बात ये है कि वाइटामिन जो है एक वंडर मॉलिक्यूल्स हैं। बॉडी में इनका जो किरदार है बहुत अहम है। बॉडी का हर सेल और हर टिश्यू जो है, हर ऑर्गन इससे मुस्तफ़ीद होता है, उनके फंक्शंस में हेल्प करता है। आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम में ये हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम से मुराद आम नाज़रीन को मालूम होगा कि जब आपकी बॉडी पे कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो आपकी बॉडी मुदाफ़ियत पेश करती है। तो जितना आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी वो डिजीज़ आप पे अटैक नहीं कर सकेगी। तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वाइटामिन के साथ चलता है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात यह कि जो आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम है उसमें विटामिन बी जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बड़ा रोल है। तो ओल्ड एज में अक्सर जो नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, तो जो विटामिन B12 की जो वो है सप्लीमेंट्स हम देते हैं, इसलिए क्योंकि नर्वस सिस्टम, उसके मसले मसाइल जितने भी हैं वो विटामिन से हल हो जाते हैं। प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे बच्चों में जंक फूड खाने का बहुत रवाज हो गया है। सो जंक फूड खाने से विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा। फिर कुछ ऐसी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं जंक फूड से, फ्राइड चीज़ों से, कि जिनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स आप समझें कि बॉडी के लिए टॉक्सिन्स है। तो विटामिन्स, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं बॉडी के अंदर जो उन फ्री रेडिकल्स के काउंटर पे तौर पे काम करते हैं। अच्छा। सो एंटीऑक्सीडेंट्स उनको हम कहते हैं। ठीक है। सो वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो काम करेंगे तो आपके मसले मसाइल जो है को तो अभी लेटेस्ट रिसर्च जो है विटामिन्स को लेके क्या कहती है फॉर द प्रेगनेंसी, फॉर प्रेग्नेंट जी, वुमेन? मैं वो उसी तरफ ही आ रहा हूँ। प्रेगनेंसी के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए उसमें विटामिन्स भी हैं और मिनरल्स भी हैं। उसके अंदर एक तो एग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। मैं इस प्रोग्राम के वाले से नाज़रीन तक ये पहुंचा दूं कि वो कहते हैं जी अंडा गर्मी करता है, कोई गर्मी सर्दी कोई चीज़ नहीं है। और मैं तो पिछले 50-60 साल से अंडा, मैं खुद 3-4 अंडे तो रोज़ के खा जाती हूँ। मैं तो एक ज़रूर खा रहा हूँ, 2 भी खा, आज मैंने 3 खाए हैं मसलन। तो कोई गर्मी सर्दी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो नहीं है, वो समाव कहीं और से आया है। कहते हैं मैदा गर्म कर देता है, ये सब बकवास है ना। गर्म सब कोई चीज़ नहीं है। आपने ये देखना है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है। ठीक। तो वो अगर कंटेंट्स जो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं या आपको नुकसान नहीं दे रहे तो वो आप ज़रूर खाइए। ठीक। मैंने भी जंक फूड की बात की, फ्राइड चीज़ों की बात की,
तो हमने क्यों उसके खिलाफ बोला, क्योंकि उसके कंटेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा, सिमिलरली अंडा जो है इसमें विटामिन्स भी हैं, इसमें मिनरल्स भी हैं, इसमें आयरन है, इसमें जिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए, आपके सिस्टम के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे के लिए हेल्पफुल है। रोज़ का एक अंडा, कम से कम एक अंडा ज़रूर खाइए। ठीक है, 2 भी, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने आज 3 खाए हैं, तो आप 2-3 भी खा सकते एज हैं। पर योर डिमांड एंड टेस्ट तो यू कैन टेक। एक तो आपने ज़रूर खाना है। ठीक, दूसरा ये है कि दूध का इस्तेमाल करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। सिंपल दूध पी लें, दूध चाय के साथ ले लें, दूध सोडा ले लें, और दूध क्या उसे कहते हैं, मिल्क शेक की फॉर्म में ले लें दूध आप ज़रूर उसमें। अच्छा, अब दूध में भी सवाल ये पैदा होता है कि फ्रेश मिल्क लेना है, ये जो डब्बा पैकिंग आता है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं, डब्बा तो बिल्कुल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ओपन दूध है उसके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बाज़ लोग उसमें गवाले जो है पानी वो डाल देते हैं। जी, सर्फ का पानी डाल लें, ये डाल लें, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि हम इस तरह के गंदे दूध के बजाय जिसमें जरासीम भी हैं चीज़ें, पैकेट कर लें, वो साफ़ है, वो इसको इस्तेमाल करें। सो दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम आते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट की तरफ। जो भी आपके मौसमी फल हैं वो आप ज़रूर खाएँ। अच्छा, और जो चीज़ आजकल हमारे बच्चे नहीं खाते, मैं उसकी बात भी कर दूं, जो सब्ज़ियां हैं उसका इस्तेमाल भी बड़ा ज़रूरी है। और सब्ज़ियों से मेरा सिर्फ पकी हुई सब्ज़ियां नहीं हैं, खुदा के लिए थोड़ी सी कच्ची सब्ज़ियां भी खा लीजिए, जिसको हम सलाद कहते हैं। जैसे रेड कैप्सिकम हो गया, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, इस तरह के हर कलर के चीज़ों को ऐड करके खीरा सब्जियां है, मूली है, गाजर है, ये जो भी आपको पसंद है, जो फ्रेश, इनको कच्चे में ले लें। जी, अच्छा, कच्ची भी ले लें। तो सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, वो पकी हुई सब्ज़ियाँ भी खाएँ, कच्ची भी खाएँ। कच्ची मैंने इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस किया, कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय, कुकिंग हम इतनी ज़्यादा करते हैं, हमारे यहाँ जो कुकिंग का बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स और विटामिन्स मर जाते हैं, कुछ विटामिन्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल, पकी हुई भी ज़रूर खाएँ, उसमें आपको कुछ विटामिन्स भी मिल रहे हैं और कुछ फाइबर भी मिल रहा है। हाँ। तो कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, सलाद ज़रूर इस्तेमाल करें, फ्रूट आप खाएँ। अगर आपको कोई डायबिटीज़ वगैरह कोई नहीं है तो हर किस्म का फ्रूट खाएँ, और वैरायटी ऑफ फ्रूट खाएं, सिर्फ एक ही, मतलब आजकल आम आए, और ये आप डेली बेसिस का रूटीन का खाना बता रहे हैं जिसमें हमने ऐड करनी है चीज़ें। सो जिस तरह आजकल आम है, ये नहीं है कि बस आपने आम ही खाने हैं और कुछ नहीं खाना, और चीज़ें भी खाएं, हर चीज़ मॉडरेशन में खाएं। अच्छा, ये नहीं है कि आप रोज़ के 3-4 बड़े बड़े आम खा जाएं, और आज आम खा लिए, कल आलू बुखारा खा लिया, परसों सेब खा लिया, एक दिन केला, इस तरह मिक्स करके मौसमी। आजकल जामुन है वो बहुत अच्छा है। अच्छा। तो जामुन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी मरीज़ को मना नहीं है। अच्छा। जिसको डायबिटीज़ है तो उसको भी मना नहीं है। जिसको डायबिटीज़ है, आम ज़रा हम कहते हैं ज़रा अवॉइड करें, तो लेकिन जामुन या इसी तरह आड़ू है, सेब है, खुबानी है, बड़ी अच्छी आई हुई है। तो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो हम लोग इसमें विटामिन्स ले रहे होते हैं, जो गोलियां शोलियां खाते हैं, इसके बारे में मैं पूछूंगी ब्रेक के बाद। ये भी आपने बताना है, तो सारा आपने वेजिटेबल्स और सारी जो चीज़ें ऑर्गेनिक हैं उसका विटामिन सोर्स बता दिया, रूटीन में कैसे रखना, वेरी नाइस। मगर इससे हट के ये सवाल भी है कि क्या हम दवाइयों की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, गोलियों के फॉर्म में भी मिनरल्स और विटामिन्स लेके अपनी ज़िंदगी में अपने आप को पूरा कर सकते हैं अपनी ग़िज़ा में? तो विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक थोड़ी देर में। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हमारे साथ गायनाकोलॉजिस्ट बैठे हैं जो कि मिड सिटी के ओनर भी हैं। और मैं ये जानना चाहूँगी, अभी इन्होंने जैसे ब्रेक के पहले बताया कि हम ये सारी जो विटामिन्स और मिनरल्स की सोर्सेज हैं अपनी डाइट में अगर रोज़मर्रा की शामिल करें, तो कौन कौन सी किस किस तरीके से, वो सारा आपको एक्सप्लेन किया उन्होंने। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग दवाई, गोलियाँ, सिरप के फॉर्म में भी क्या अपनी ज़िंदगी में ये मिनरल्स और विटामिन्स ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा और अहम आपने सवाल किया। बात यह है कि अगर आपकी डाइट जो है बैलेंस्ड है, जिस तरह मैंने कहा कि आप अंडा भी खाएं, दूध भी पिएं, गोश्त भी खाएं, और वेजिटेबल्स और फ्रूट भी ले रहे हैं, और आपकी बैलेंस्ड डाइट है, तो बिलीव इन मी, और अगर आप प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपकी जो ब्लड रिपोर्ट है वो भी ठीक आ गई है, HB आपका लो नहीं है, कुछ और मसला मसाइल नहीं है, आपको किसी एक्स्ट्रा मिनरल की सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं जो प्रेगनेंसी में आती हैं, उनका HB लो होता है, या उनका कैल्शियम लो है, या विटामिन D लो है, तो हमें सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। ठीक। सो इसलिए अगर आपका जो है बैलेंस्ड डाइट है और अच्छी खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो डॉक्टर्स ने आपको चार्ट बना के दिया प्रेगनेंसी में वो आप ले रहे हैं, तो कोई भी एक्स्ट्रा विटामिन ना लें तो बेबी जो है, चाहे वो जिंक की फॉर्म में हो, चाहे वो कैल्शियम की फॉर्म में हो, बेबी आपका हेल्दी रहेगा, और कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, मोस्टली देखा है ना, हम रूटीन में अगर क्यों देते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ख़वातीन के अंदर विटामिन की कोई कमी है, तो इसलिए हम आयरन, कैल्शियम, विटामिन D
और कुछ मिनरल्स जो है ना वो हर जिंक भी ज़्यादा, जिंक मिनरल्स में आ जाता है ओके। तो वो हम देते हैं। तो वो आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन में वो भी लेनी चाहिए। अच्छा। और लेकिन अब बात वही है कि डाइट आप अच्छी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये जो प्रेगनेंसी नहीं होती कुछ लोगों को जब वो स्टार्ट में ट्राई कर रहे होते हैं ऑल दैट, तो क्या ये प्रेगनेंसी अगर मिनरल्स और विटामिन्स आपकी बॉडी में कम हो तो क्या ये बांझ का कॉज भी बन सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं मेरे देगा। दिल का सवाल कर दिया। बात ये है कि इस प्रोग्राम के हवाले से अगर मैं ये पैगाम अपने नाजरीन तक या जहाँ भी मेरा ये पैगाम पहुँचे तो पहुँचाने की कोशिश करें बिल्कुल रहनुमाई चाहिए कि जब भी बांझपन है, किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही या प्रेगनेंसी है और मिसकैरेज हो रहा है बार बार, रिकरेंट मिसकैरेज जिसको हम कहते हैं, तो हमेशा जो है ब्लेम फीमेल पार्टनर पे आता है। हमेशा हमारी सोसाइटी में औरत को ही मर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। ऐसे ही है। सो आज के प्रोग्राम में मैसेज ये है कि मर्द भी इक्वली इन्वॉल्व है और मर्द का भी प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर उसका जो है स्पर्म काउंट देखना होता है, ट्रीटमेंट होना चाहिए। नहीं, वो बांझपन की हद तक है, मैं तो मिसकैरेज की बात नहीं की। ओके, अच्छा, मिसकैरेज पे भी बांझपन में तो लोगों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि मर्द का भी टेस्ट कराना है और ठीक है। अक्सर लोग करा भी लेते तो हैं। मिसकैरेज में भी लेकिन मर्द का हाथ है? मिसकैरेज में अभी तक लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये भी मर्द की स्पर्म की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। रियली ऐसा होता जी। है? तो ये आज का मैसेज मेरे लिए ये है कि अगर मिसकैरेज है या रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है तो हस्बैंड को भी चेकअप की ज़रूरत है और उसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ओके। क्योंकि मर्दाना पांचपन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है पूरी अच्छा। दुनिया के अंदर। वो क्या कॉज करता है, वो क्या वजह है? विटामिन्स और मिनरल्स की असल कमी की में, वजह से? मसला ये है कि जो स्पर्म्स हैं ये बॉडी में टेस्टिस और स्पर्म बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है। बॉडी में कोई भी इंसल्ट हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी किसी ऑर्गन में कोई डिजीज़ हो जाए तो स्पर्म बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं। अच्छा। इवन हीट को भी बहुत जल्दी जो है ना इफेक्ट हो जाता अच्छा। है। तभी जो है अल्लाह ताला ने वो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर रखी है ताकि वो बॉडी में टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री हाई होता है, वो नीचे जो है ज़्यादा है। अगर बच्चा पैदा हुआ है, मेल भी पैदा हुआ है, उसके टेस्टिस जो हैं वो फील नहीं हो रहे तो उनको विद इन 2 ईयर्स ऑपरेशन से नीचे कर देना चाहिए। अगर वो नीचे नहीं करेंगे, वो पेट के अंदर ही रह जाएंगे तो वो बिल्कुल स्पर्म डेड हो सकते हैं और वो शख्स जो है कभी बाप नहीं बन सकता। तो अच्छा। स्पर्म जो है वो इतना डेलिकेट स्ट्रक्चर है, इतना नाजुक स्ट्रक्चर है। ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। इतने सारे सवाल दिमाग में ऐसे इकट्ठा हो गए क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में पहली मरतबा सुना है। ये तो ठीक है, बाकी चीज़ों के बारे में पता था, मगर मिस कैरेज, और से सुनिएगा मैं लाइन क्या कह रही हूँ, मिस कैरेज में भी डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठ के बताएं, डॉक्टर साकिब द फेमस गायनोकोलॉजिस्ट, कि मिस कैरेज अगर औरत का होता है तो उसमें सिर्फ औरत का हाथ नहीं है, उसमें चेक कराना ज़रूरी है, उसमें मर्द का भी हाथ हो सकता है, उसमें हो सकता है मर्द का भी बांझपना जो है वो शामिल हो, तो इसका इलाज मुमकिन है। मगर इसका थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। जी जी जी। हमारी गुफ्तगू से शायद ये लगा कि मिस कैरेज में जो फीमेल के साथ साथ मर्द का भी उतना ही मर्द रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सा इसको ऐड कर लें, शायद कुछ केसेस में मर्द ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ओह, भी ऐड कर लीजिए। क्या बात है। कुछ ऐसे भी केसेस हमारे नोटिस में आए हैं। क्या बात है। तो कि जिसमें हम समझते हैं कि जी औरत का ही हम इलाज कर रहे हैं, उसी को हम ब्लेम कर रहे हैं, उसी को टीके लगा रहे हैं, हालांकि उसमें मेल जो फैक्टर है कम है, वो ज़्यादा पार्ट प्ले, उसकी मिसकैरेज में ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहा था। ठीक है, एक ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं और आज हमारी रहनुमाई के लिए ख़ास हमारे शो पर आए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अब हम ये बात करते हैं कि जो यंग लड़कियां होती हैं बचपन में ही स्टार्ट से ही अपने कोई ग़िज़ाओं में ऐसे कोई चेंज नहीं लेकर आती हैं, अपने वाइटामिन्स का कोई ऐसा ख्याल नहीं रखती, अपनी लाइफस्टाइल नहीं बनाती। आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या सीन है, यहाँ पर एक्सरसाइज जो है तो वो तो करते हुए कोफ्त होती है, लोगों ने अपना कोई स्टाइल ही नहीं बनाया हुआ, लाइफस्टाइल ही नहीं है। मुझे लगता है ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज के बगैर मतलब मुझे लगता है 1 घंटा आप एक्सरसाइज करें, फिर आप 2 घंटा काम करें, फिर 1 घंटा एक्सरसाइज करें, फिर 2 घंटा काम करें, इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये गलत तो नहीं मैं कह रही ना कि आपको अपनी लाइफस्टाइल का ऐसा हिस्सा बना देना चाहिए और आपको उससे बिल्कुल एक प्यार होना चाहिए, मगर हम करते कोई नहीं है। फिर उसके बाद फिर उल्टा हमारे नशे तमाशे, फिर हर बुरी चीज़ की थाली में हमने हाथ डाला वो खा रहे होते हैं। एक्सट्रीम डाइटिंग, लड़कियाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ डाइटिंग पे चली जाती हैं, ओ ये मैं नहीं खा सकती, मैं एंजॉय, और मैं ये नहीं खा सकती, मैं भाई ये किसने कहा था, कौन सी क्लास की कोर्स में किताब में लिखा है कि मैं ये नहीं खा सकती?
मैं डाइट पे हूँ, मैंने दूध नहीं पीना, मैंने अंडा नहीं खाना, मैं ये नहीं खाती, मैं सब्जी नहीं खाती, मैं क्यों भाई, किस किताब में लिखा? आपको तो ये बताया ही कोई नहीं गया, आप खाती कोई नहीं है। फिर उसके बाद फिर अब जब शादी हो जाती है यंग लड़की की तो उसकी प्रेगनेंसी में से उसको फिर मसले शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब इस पर बताएं फिर अब उसका क्या हल है? जी, मैं बच्चियाँ आपको तो करती एक हैं। इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैं एक दफ़ा किचन में गया तो हमारी जो मेड थी, यंग गर्ल, कितनी होगी, 15-16 ईयर्स की एज होगी, तो वो अंडा खा रही थी, तो उसमें योग जो है जर्दी वो बचा रही थी। तो मैंने कहा तुम ये क्यों नहीं खा रही? कि जी आप और मैडम भी नहीं खाते। तो मैंने कहा कि ये बुरी चीज़ होगी। तो वो फैशन जो है ना, वो यंग लोगों के लिए योग जो है जर्दी कोई नुकसानदेह नहीं है, आप लोगों को जर्दी खानी चाहिए। बल्कि अब तो रिसर्च ये आ गई है कि ओल्ड एज में भी जर्दी कोई नुकसानदेह नहीं है, वो खा दें। लेकिन फिर भी अभी जर्दी से तो जायका भी आता है। कार्डियोलॉजिस्ट ने 100% इसको एग्री नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर आपको वाकई रिस्क फैक्टर नहीं है तो फिर तो आप जर्दी खा सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन यंग लड़कियों की बात हो रही थी, उनके लिए तो कतन कोई बना नहीं है। जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा कि प्रेगनेंसी में अंडा बहुत ज़रूरी है। जब हमने अंडे की बात की तो उसमें जर्दी भी शामिल है। सो उसमें एग वाइट भी खाइए, योग भी खाइए, जर्दी भी खाइए और पूरा अंडा एंजॉय करें। जवान लड़कियां बचियां इतनी डाइटिंग जो कर रही हैं, कैसे फिर प्रेगनेंसी फिर कैसे तो टिकेगी? मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों एक्सट्रीम्स है ना, वो भी गलत है। एक है कि इतनी हैवी एक्सरसाइज अब करें कि बिल्कुल थिन स्लिम, कुछ नहीं खाना, सारा दिन कुछ नहीं, बच्चियाँ खा रही, सिर्फ पानी और ग्रीन टी पे वो चल रही हैं, वो एक्सट्रीम जो है वो भी गलत है। कॉफ़ी और पानी और ग्रीन टी पी रही हैं, वो एक्सट्रीम भी गलत। दूसरी वो एक्सट्रीम भी गलत है कि BMI बहुत हाई है और ओबेसिटी है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल उठते ही नहीं है। पानी भी पीना हो तो किसी को उन्होंने ऑर्डर करना है कि मुझे पानी पिला दो, मुझे चाय पिला दो। तो ये दोनों एक्सट्रीम जो हैं ये गलत हैं। दोनों हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं और दोनों में बच्चियों के पीरियड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो एक मॉडरेट आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ही ये है कि आप काम भी करें, आप एक्सरसाइज भी करें, आप आराम भी करें। ये नहीं है कि सारा दिन ही आपने घूमना फिरना है। और अक्सर हमने देखा हो जो लड़कियां एथलीट हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनके पीरियड्स अक्सर जो है ना डिस्टर्ब होते हैं। तो इसी वजह जिस तरह आपने बात की कि वो कोई चीज़ नहीं खा रही, सो आपको हर चीज़ खानी चाहिए डाइटिंग की वजह से। अच्छा, जो रात सारी रात सोशल मीडिया पे आजकल नौजवान नस्ल लगी रहती है, सारी रात जागती है, तो फिर उसके बाद जब यंग बच्चों की शादी वादी हो जाती है तो उनकी प्रेगनेंसी मुझे लगता है कॉज करती होगी। सारी रात का जो जाग है वो भी तो आपकी बॉडी को लेथार्जिक कर देती है, आपके मिनरल्स वाइटामिन अंदर से मार देती है। ऐसा है या नहीं? आप के लिए ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि वो साइंटिस्ट जिसने बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्क्राइब किया कि आपकी जो बॉडी है वो सूरज की सुबह और शाम और रात के साथ चलती है। आपके जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो सूरज के चढ़ाव और उतार के साथ काम करते हैं। उसको नोबेल प्राइज़ मिला उस साइंटिस्ट को। अच्छा। उसने ये कहा कि रात सोने के लिए है, दिन जागने के लिए है। अर्ली बेड टू गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज जो है ना, ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का है। और वहाँ आगे ये भी डिस्क्राइब किया गया जो आपकी ओबेसिटी है, जो आपका मोटापा है, उसकी एक वजह ये भी है कि आप सुबह देर तक सोए रहते हैं और रात को लेट जागते हैं। तो ये जो आपने अगेंस्ट दी नेचर काम किया हुआ है, ये भी गलत है। दिन को आप काम कीजिए, दिन को आप जागें और रात को आप आराम करें, रात को आप सोएं। तो पूरी रात काम करने वालों के लिए हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हैं और उनकी बॉडी भी डिस्टर्ब है। और जिस तरह मैंने कहा कि वो ओबेसिटी उनको ज़्यादा होती है। तो ओबेसिटी सिर्फ जो है ना वो खाने पीने से ही नहीं है, वो इस लाइफस्टाइल से भी है। लाइफस्टाइल आपका। डॉक्टर साहब, एंड में दिस इज़ योर कैमरा, आई वुड लाइक कि आप प्लीज़ अपनी जो ऑडियंस है, जितने भी आपके फैंस हैं, उनको कोई एक मैसेज ज़रूर दीजिए, स्पेशली अबाउट दिस मिनरल्स एंड वाइटामिन्स एंड ये जो प्रेगनेंसी है इसके ऊपर, कि अगर वो चाहते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी यंग एज में और रियल एज एज में, उनके बॉडी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपकी रहनुमाई हमारे लिए बहुत काबिल एहतराफ़ होगी। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं, आपकी बॉडी वाइटामिन्स नहीं बनाती। सिर्फ एक विटामिन D3 है जो आपकी बॉडी बनाती है, वो भी सूरज की रोशनी में बनाती है। और जिस तरह आज कल हमने बात की कि आजकल के बच्चे दिन को तो सोए रहते हैं, रात को जागते हैं, तो सूरज की रोशनी उन तक पहुंचती नहीं, तो विटामिन D कैसे बनेगा? विटामिन D आपकी बॉडी के बेशुमार ऑर्गन्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए काम करता है, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो विटामिन्स जो हैं ये आपको लेनी चाहिए। विटामिन D अपना चेकअप कराते रहिए, विटामिन D ज़रूर ले लीजिए। और बाकी विटामिन्स भी आपको लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी भी लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी के अलावा भी लेनी चाहिए।
और जिस तरह हमने बांझपन की बात की, तो बांझपन में मेल को भी और फीमेल पार्टनर को भी विटामिन ज़रूर लेने चाहिए। स्पेशली बांझपन के वाले से विटामिन ई और विटामिन सी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ग्रेट टाइम। आई होप आपको बहुत समझ आया होगा और मैं चाहती हूँ जो है बच्चे जो है हज़ार नेमत है, औलाद हज़ार नेमत है। एक अच्छी सेहतमंद औलाद इस दुनिया में लेकर आइए, अपने जिस्म का ख्याल रखिए, अपने वाइटामिन, अपने मिनरल्स का ख्याल रखिए, अपनी बीवी की और आप अपने मियाँ की ख़ास केयर कीजिए। खाने पीने की अशिया सही तरीके से, मौसमी सब्ज़ी से लेके फल से लेके सब तरीके की चीज़ें, गोश्त वगैरह इस्तेमाल कीजिए ताकि सारे विटामिन आपकी बॉडी को मिले और आप एक अच्छा बच्चा, हेल्दी बच्चा जो इस दुनिया में लेकर आए। टेक केयर। मैं आपसे मुलाकात करूँगी कल।